साइनसाइटिस, राइट। आज हमारा टॉपिक है साइनसाइटिस। नेजल ट्रैक के अंदर, नेजल कैविटी के अंदर जो म्यूकोस रिलेटेड लेयर है उसका इन्फ्लामेशन कहलाएगा, राइनाइटिस कहलाएगा। और नेजल के अंदर जो बोन है, नेजल बोन, राइट। अब नेजल बोन के अंदर क्या होता है, स्मॉल साइनसेस होती है। क्या होती है? स्मॉल साइनसेस होती है। मीन्स मैं एक डायग्राम बनाऊं कि यदि कोई बॉडी का टिश्यू है, बॉडी के टिश्यू में आर्टेरियल सप्लाई हो रही है, और आर्टेरियल सप्लाई क्या करती है, स्मॉल ब्रांच चेस्ट से कैपिलरी बनाएगी, राइट। अब ये बॉडी टिश्यू है, बॉडी टिश्यू के अंदर आर्टरी है, आर्टरी क्या है, सप्लाई कर रही है, और यहाँ पे जैसे सप्लाई करने के बाद यहाँ का जो वीनस ड्रेनेज है ये वेंस के थ्रू टिश्यू से बाहर जाता है, राइट। तो ये क्या हो गया, कैपिलरी हो गया। तो टिश्यू के अंदर क्या चीज़ रहती है, कैपिलरी रहती है। इसी तरह से बोन जो है, अब ये कौन सी बोन है, नेजल बोन है, राइट। और नेजल बोन के अंदर भी क्या रहेगा, इसी तरह का स्ट्रक्चर रहता है जो कि बोन के अंदर इंटरनल टिश्यूज़ को और सेल्स को न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट करता है, और दूसरा ऑक्सीजन सप्लाई, CO2 ड्रेनेज, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वो किसके द्वारा होती है, साइनसेस, स्मॉल स्मॉल कैनाल लाइक स्ट्रक्चर जो साइनस कहलाती है, जो कि आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। तो ये मैं बात कर रहा था कैपिलरी की, और ये क्या हो गया, बोन के अंदर साइनसेस। काम दोनों का सेम है, बस ये आर्टरी और वेन के छोटी ब्रांचेस से मिलके बना है, और ये जो है वो बोन के अंदर फाइन नेटवर्क रहता है, जो कि कैनाल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, छोटी छोटी कैविटी रहती है, और ये इनकी जो सिंगल लेयर सेल्स की ये कैविटी बनी हुई रहती है। और इन सेल्स, इन कैविटी के अंदर, इन कैनाल्स के अंदर, इन साइनसेस के अंदर किसी भी कारणवश इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम कहेंगे साइनसाइटिस। अब इन्फ्लामेशन जो होता है वो किसी के भी अगेंस्ट में हो सकता है। ये एलर्जी के अगेंस्ट में होगा तो एलर्जिक साइनसाइटिस, और यदि ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट में होगा तो नॉन एलर्जिक साइनसाइटिस। ठीक है, तो एलर्जिक राइनाइटिस और नॉन एलर्जिक राइनाइटिस के मैंने जिस तरह से टाइप बताए थे वैसे ही टाइप साइनसाइटिस के भी रहेंगे। क्लियर? ये तो हो गया इंट्रोडक्शन, और आगे बढ़ेंगे। एक बार हम इसको क्लासीफाई कर लेंगे, राइट। अब ये जैसे साइनसाइटिस है, एलर्जिक में लिखें और नॉन एलर्जिक में लिखें। तो एलर्जिक के अंदर तो कोई भी सब्सटेंस एलर्जिक एजेंट के विरोध में क्या हो जाएगा, साइनस के अंदर इन्फ्लामेशन होगा, और क्या हो जाएगा, साइनसाइटिस। उसको हम कहेंगे एलर्जिक साइनसाइटिस। लेकिन नॉन एलर्जिक साइनसाइटिस क्या है, इसके अंदर इन्फेक्शन, ट्रॉमा, केमिकल, टॉक्सिक्स, ठीक है, और अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सब क्या हो गए, नॉन एलर्जिक साइनसाइटिस के एग्जाम्पल या कारण हो गए। ओके, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब मैंने आपको जो नोट्स अवेलेबल करवाए हैं उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि पैरानेजल साइनसाइटिस का क्या मतलब है। अब साइनसाइटिस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है, क्योंकि इसके अंदर डिपेंड करता है कि कौन सी बोन के अंदर साइनसाइटिस हुआ है, कौन सी बोन के साइनसेस के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है। तो मैं एक बार और फिर से बता दे रहा हूँ कि ये बोन है, कोई भी बोन है, और उसके अंदर मैंने कहा कि स्मॉल कैनाल लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, बहुत कैपिलरी, छोटे छोटे कैपिलरी जैसी स्ट्रक्चर रहती है, और ये क्या करती है, ब्लड सप्लाई इसमें होती है, और ये न्यूट्रिएंट वगैरह एक्सचेंज करती है यहाँ की सेल्स को, राइट। तो ये जो दीवारें हैं ये कैसी रहती हैं, सिंगल लेयर्ड सेल से मिलकर बनी हुई रहती है, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहती है ताकि ये एक्सचेंज कर सके। अब किसी कारणवश इन्फेक्शन या ट्रॉमा की वजह से यदि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है तो साइनसेस क्या हो जाएंगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी, राइट। और इसी कंडीशन को अपन कहते हैं साइनसाइटिस। ये मैंने थोड़ा कंडीशन को और ज़्यादा क्लियर कर दिया, लेकिन अभी मैंने ये नहीं बताया है कि बोन कौन सी है, राइट। यदि ये बोन मैक्सिला बोन होगी तो मैक्सिलरी साइनसाइटिस, राइट। यदि ये बोन नोज कैविटी, नेजल कैविटी के सराउंडिंग वाली बोन होगी तो ये पैरानेजल साइनसाइटिस कहलाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी बोन के साइनस के अंदर इन्फ्लामेशन है, उसी तरह से इसका नाम रखा जाएगा। जैसे कि मैक्सिलरी साइनसाइटिस, मैंडिबल साइनसाइटिस, पैरानेजल साइनसाइटिस, फ्रंटल साइनसाइटिस, राइट, एथमोइडल साइनसाइटिस, स्फेनोइडल साइनसाइटिस, इस तरह से ये साइनसाइटिस के टाइप्स रहेंगे। अब हम बात करें इटियोलॉजी, तो मैंने जो नोट्स दिए हैं उसमें इटियोलॉजी के अंदर आपको कंक्लूजन इतना ध्यान रखना है कि इसके इटियोलॉजी के लिए यदि हम इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन, राइट। बैक्टीरियल लिख लीजिए नोट्स के अंदर, बैक्टीरियल, फंगल, वायरस
और ये ऐसे इन्फेक्शन है जो साइनसाइटिस क्रिएट करते हैं। तो एक तरह से ये क्या हो गया, नॉन एलर्जिक साइनसाइटिस के एग्जाम्पल हो गए। और स्पेशली कौन से, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस एरियस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड मोरेक्सिएला कैटेरालियस। तो ये जो भी मैंने अंडरलाइन कर रखी है, हाईलाइट हो रखे हैं पहले से भी रेड में, ये सब क्या है, कॉजेटिव एजेंट फॉर द साइनसाइटिस, ये इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। ओके, अब प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर का मतलब ये है कि रिस्क फैक्टर, ठीक है। ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, तो स्मोकिंग होना, स्विमिंग, एक्सेसिव स्विमिंग करना, डाइविंग करना, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, साइनस एबनॉर्मल है, राइट। इसके बाद नेजल सेप्टम का डेविएशन हो जाना, एबनॉर्मल नेजल सेप्टम का एबनॉर्मली बनना, वो पहले से ही कंजेशन में बना हुआ है, राइट। इसके बाद है इन्फेक्शन ऑफ द टॉन्सिल, डेंटल इन्फेक्शन, स्मॉल साइनस ऑस्टिया, कॉन्किया, नेजल पॉलिप्स, कैरिंग द सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये सारी चीजें जो अंडरलाइन कर रखी है डिजीज कंडीशन की, ये सब क्या है, प्रेडिस्पोजिंग रिस्क फैक्टर्स हैं। इन डिजीज के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि साइनसाइटिस के कई सारे बहाने हैं, बस होना क्या चाहिए, इन्फ्लामेशन होना चाहिए, कहाँ पे, साइनसेस के अंदर। और साइनसेस के अंदर इन्फ्लामेशन को ही साइनसाइटिस कहते हैं। जिस तरह की बोन है उस बोन के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाता है, और उससे एसोसिएटेड डिजीज कंडीशन कौन कौन सी हैं वो सारी प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर में या रिस्क फैक्टर्स में आप लिख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइनसाइटिस। ओके, हाउ वी कैन क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन ऑफ साइनसाइटिस। ओके, अब क्लासिफिकेशन ऑफ साइनसाइटिस के अंदर एक्यूट केसेस विच लास्ट फॉर 4 वीक्स और लेस, ठीक है, मतलब कि ऐसे केस जो कि 4 वीक्स से या उससे भी कम वीक के लिए आए हों, मतलब कि हम नहीं कहते ये आदमी तो 2 दिन का मेहमान है, तो यदि ऐसा साइनसाइटिस आए जो 1 हफ्ते से कम का मेहमान हो, राइट, 1 हफ्ते से कम का मेहमान हो, 4 हफ्ते से कम का मेहमान हो, मतलब ऐसा साइनसाइटिस जो कि 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर वो यदि खत्म हो जाए, वापिस ट्रीट हो जाए, ऑटोमेटिक रिसॉल्व हो जाए, या ठीक है, या अपन ऐसा कहें कि बहुत जल्दी आ जाए, ठीक है, मतलब कि साइनसेस जो हैं, सपोज करो ये बोन है और कोई भी इन्फेक्शन या वायरस या किसी का भी अटैक हुआ और इसके सिम्टम डेवलप होने में 10 दिन भी नहीं लगे, 15 दिन भी नहीं लगे, बहुत जल्दी इसके सिम्टम आ गए, 1 महीने के अंदर इसके सिम्टम आने शुरू हो गए, तो इसको हम कहेंगे एक्यूट साइनसाइटिस, राइट। और यदि उसको सिम्टम आने में, ठीक है, सिम्टम आने में 4 वीक टू 12 वीक्स यदि लग जाते हैं, मतलब कि 1 महीने से 3 महीने यदि लग जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे सब एक्यूट केसेस कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से किसी पर्सन के अंदर सिम्टम्स जो रहते हैं वो मोर देन 12 वीक रहते हैं, ठीक है, तो उसको कहेंगे क्रॉनिक। और जो बार बार साइनसाइटिस होता रहता है, ठीक है, रिपीट होता रहता है बार बार, उसको हम कहेंगे रिकरेंट साइनसाइटिस। तो इस तरह से ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन। ओके, यदि आपको प्रॉब्लम है, डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम यदि एक्यूट साइनसाइटिस के यदि हम टाइप देखें, क्लासिफिकेशन देखें, तो ये वही है, मैक्सिलरी, फ्रंटल, एथमोइड और स्फेनोइड, ठीक है, मैक्सिलरी, फ्रंटल, एथमोइड और स्फेनोइड, जैसा कि आपके नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। तो मैक्सिलरी, एथमोइड, फ्रंटल और स्फेनोइड का मतलब यह है कि पर्टिकुलर मैक्सिलरी साइनसाइटिस मैक्सिला बोन के अंदर है, फ्रंटल साइनसाइटिस फ्रंटल बोन के अंदर है, एथमोइड साइनसाइटिस एथमोइड बोन के अंदर है, राइट, और स्फेनोइड साइनसाइटिस स्फेनोइड बोन के अंदर है। इतना ही आपको याद रखना है। क्लिनिकल फीचर्स, टायर्डनेस हो सकती है, मेलेस हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, ठीक है, डिक्रीज्ड सेंस ऑफ द स्मेल, टेंडरनेस और कफ, सोर एंड बैड ब्रीथ, ठीक है, और फीवर, म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज भी हो सकता है, और एडिमा ऑफ द आईलिड भी हो सकता है साइनसाइटिस के कारण से, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर क्या है, बोन से कवर्ड है, इसलिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, क्या क्या जांचें की जाती है। तो इसके अंदर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंदर, ठीक है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंदर फर्स्ट रहता है अपना मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, 2 चीज़ें तो रहती है। थर्ड, यदि जरूरत पड़ जाए तो यहाँ पे एक्सरे वगैरह और सीटी स्कैन किया जाता है, एक्सरे एंड सीटी स्कैन किया जाता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
ESR ब्लड टेस्ट, यदि इन्फेक्शन वगैरह है तो ब्लड टेस्ट भी इसके अंदर किया जा सकता है, ब्लड टेस्ट यदि इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो। ओके, तो ये चीज़ें आपको डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में लिखनी है। आगे बढ़ेंगे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कैसे किया जाए साइनसाइटिस का? तो एंटीबायोटिक्स आप देते हो, और एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? पहला, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, एमोक्सिसिलिन, ठीक है, आपके बुक के अंदर जो मैंने नोट्स दिए उसके अंदर अंडरलाइन कर रखे हैं। फर्स्ट आप देखिए, ठीक है, एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन, ठीक है, और यदि कोई चीजें एमोक्सिसिलिन से यदि सही नहीं हो तो एमोक्सिसिलिन विथ क्लेब्युलेनिक एसिड के नाम से इंजेक्शन आता है, उसमें एमोक्सिसिलिन भी रहती है प्लस क्लेब्युलेनेट एसिड भी उसमें रहता है, और वो ऑगमेंटिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। और ये इसके बाद दूसरा है फ्लोरोक्विनोलॉन्स, ठीक है, ये भी एक तरह से एंटीबायोटिक है। और मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक का एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे कि क्लेरिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है, ये इस तरह की एंटीबायोटिक्स पेशेंट को दिए जाते हैं। और एलर्जिक टू द पेनिसिलिन, ऐसे पर्सन जो पेनिसिलिन से एलर्जी है उनको फ्लोरोक्विनोलॉन और डॉक्सीसाइक्लिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। और ये एंटीबायोटिक यूजुअली 10 से 15 दिन का इनका डोज रहता है, सुबह शाम इंजेक्शन इसमें दिए जाते हैं। एमोक्सिसिलिन और क्लेब्युलिनेट और इनकी टेबलेट्स भी आती हैं और इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं। इसके बाद नेजल डिकंजेशन, नेजल डिकंजेशन के अंदर स्यूडोफेड्रिन, ठीक है, जो कि हमने राइनाइटिस के अंदर देखा था, वही चीजें हम यहाँ पे देंगे सारी, स्यूडोफेड्रिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, ठीक है, ये सारी मेडिसिन आपको, गुइफेंसिन, म्यूकोलाइटिक एजेंट वगैरह, ये सारी चीजें इसमें देनी है। इसके बाद एंटीहिस्टामिन के एग्जांपल सिर्फ आपको याद करने हैं। एंटीहिस्टामिन के अंदर जो एलर्जी को कम करे, हिस्टामिन को सप्रेस करे, और उसका बेस्ट एग्जांपल है डिफेनाइल हाइड्रामिन, सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन, फेक्सोफेंड्रिन, ठीक है, ये सारी मेडिसिन कौन सी हैं जो हिस्टामिन को कम करती है। इसके बाद है कंजर्वेटिव मेजर्स। कंजर्वेटिव मेजर्स के अंदर एसिटामिनोफेन, जैसे कि फीवर आ रहा है, बॉडी एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ठीक है, तो उन चीज़ों के लिए क्या देते हैं? एसिटामिनोफेन देंगे या फिर पैरासीटामोल, ठीक है, पैरासीटामोल और इब्यूप्रोफेन। तो ये मेडिसिन क्या है? एनाल्जेसिक्स है, जो कि राइनाइटिस के अंदर फीवर और फटीग और बॉडी एक, हेडेक, ईयर एक और नेजल ओरल एक, ये हेड एक, ठीक है, थ्रोट पेन, इन सब चीज़ों से रिलीफ के लिए हम ये मेडिसिन देते हैं जो कि एनाल्जेसिक्स है। फर्स्ट मैंने एंटीबायोटिक बताया, सेकंड है नेजल डिकंजेस्टेंट, थर्ड है एंटीहिस्टामिन और फोर्थ है कंजर्वेटिव मेजर्स। इसके बाद है स्टीम इनहेलेशन। स्टीम इनहेलेशन के अंदर आप लेते हो बेंजोइन और मेंथोल, ठीक है, बेंजोइन और मेंथोल के स्टीम इनहेलेशन लेते हो। और जो साइनसाइटिस के समय जो विक्स वगैरह जो इनहेलर रहते हैं उनके अंदर सॉल्ट कौन सा रहता है? बेंजोइन प्लस मेंथोल वाली चीजें इनके अंदर रहती हैं। क्रोनिक साइनसाइटिस की बात करें तो बस वही है, डिफरेंस तो एक्यूट और क्रोनिक के बीच में यही है कि मोर देन यदि 8 वीक, ठीक है, इन्फ्लामेशन धीरे धीरे, इन्फ्लामेशन जो है वो क्रॉनिकली फॉर्म में बढ़े, ठीक है, साइनसाइटिस क्या हो, धीरे धीरे ग्रोथ करे, धीरे धीरे ग्रोथ करे, और उसको 8 वीक लग जाए। कितने वीक लग जाए? 8 वीक लग जाए, या फिर 8 वीक लग जाए, ठीक है। सडनली यदि ग्रोथ कर लेता है तो एक्यूट साइनसाइटिस, और धीरे धीरे ग्रोथ करता है, मोर देन 8 वीक्स लगते हैं या 8 वीक लगते हैं तो क्रॉनिक साइनसाइटिस। यही डिफरेंस इसके बीच में। और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? जैसे कि नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन इम्पेयर्ड, म्यूकोसिलरी क्लियरेंस, ठीक है, वेंटिलेशन, सोर थ्रोट, ड्राइनेस, फेशियल पेन, हेडेक, नाइट टाइम कफिंग, इंक्रीज द प्रीवियसली माइनर कंट्रोल्ड अस्थमा सिम्टम्स, मेलेस, ये सारी चीज़ें आपको क्लिनिकल फीचर्स में लिखनी है क्रोनिक साइनसाइटिस के अंदर। मीन्स ऑलमोस्ट क्लिनिकल फीचर्स सेम रहते हैं, सोर थ्रोट वगैरह ये चीज़ें, क्योंकि क्रोनिक के अंदर क्या होता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है तो डिजीज़ लंबे समय तक बॉडी के अंदर रहती है तो वो ज़्यादा डैमेज करती है। एक्यूट में सडन सिम्टम आते हैं, सडन रिवील हो जाएंगे। क्रोनिक के अंदर सिम्टम धीरे धीरे आएंगे लेकिन वो लंबे समय तक बॉडी के अंदर रहते हैं। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की बात करें, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन सेम टू सेम है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन सेम है, जैसे कि क्रोनिक के अंदर, एक्यूट के अंदर हमने डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन देखा, सेम है, कोई भी डिफरेंस बीच में नहीं है। वही है, ब्लड टेस्ट करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, एक्सरे करेंगे और नेजल एंडोस्कोपी और
राइनो स्कैन वगैरह जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ नोट्स के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। मैं एक बार फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ। एक्सरे होगा, ठीक है, एक्सरे होगा और राइनोस्कोपी होगा, ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट होगा, राइनो स्कैन होगा, नेजल एंडोस्कोपी हो सकती है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी हो सकती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन एमआरआई भी हो सकती है। तो बस आपको सिर्फ इसके नाम याद रखने हैं जो कि एक्यूट और क्रोनिक दोनों में लिखने के लिए काम आएंगे। आगे बढ़ेंगे मैनेजमेंट, ठीक है। क्रोनिक साइनसाइटिस का मैनेजमेंट क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया जो कि एंटीबायोटिक्स हम प्रोवाइड करते हैं एक्यूट के अंदर, वही के वही सारी चीज़ें क्रोनिक में भी यूज़ की जा सकती है, जैसे कि इंजेक्शन एमोक्सिसिलिन विथ क्लेवुलेनिक एसिड, इंजेक्शन एम्पिसिलिन, इंजेक्शन क्लेरिथ्रोमाइसिन, इंजेक्शन सिफेलोस्पोरिन, इंजेक्शन सेफ्यूरोक्सिन, इंजेक्शन सेफोडोक्सिन, इंजेक्शन सेफ्रोजिल, इंजेक्शन लीवोफ्लॉक्सेसिन, ठीक है, इंजेक्शन और एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन भी इसमें दी जा सकती हैं, जो कि अंडरलाइन मैंने कर रखी है। इसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट ये था साइनसाइटिस पार्ट 1। साइनसाइटिस पार्ट 2 के अंदर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।